सेल डिवीजन एक ही चैप्टर तो है. सेल साइकिल सेल डिवीजन इज द नेम ऑफ कंप्लीट चैप्टर. गुड इवनिंग. Okay, ma'am. Okay, so what I'm trying is theoretical. I'm trying to cover more today. Questions तो वैसे है ही, स्लाइड के अंत में तो है ही क्वेश्चंस, बट देखती हूँ कि कितने हो पाते हैं. अगर नहीं हो पाते तो मेक श्योर कि आप लोग एक बार उसको पढ़ भी लोगे, एंड नहीं आता है उसमें से तो पूछ लेना, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि सिर्फ आपका बैच पीछे रहे. इवन यू शुड बी विद पार बैचेस. ओके, सो टू क्विकली रिवाइज कि हमने कल ये करा था कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमने देखा था, कुछ क्राइटेरिया देखे थे, जैसे प्रेशर ग्रेडियंट, सोल्यूबिलिटी गैसेस का, थिक मेम्ब्रेन्स का जो थिकनेस होता है, एंड सरफेस एरिया. तो प्रेशर ग्रेडियंट में हमने देखा था अलग अलग टेबल, अल्वेलाई में क्या प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का एंड CO2 का, एंड टिश्यूज में क्या होता है. फिर देखा था कि गैसेस की सोल्यूबिलिटी जिसमें CO2 का 20 से 25% सोल्यूबिलिटी ज्यादा है. करेक्ट? याद है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 3 मेम्ब्रेन देखे थे हमने, एपिथेलियम एल्वेलाई का, एंडो बेस इसका, ब्लड सेल्स का, एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन जो दोनों के बीच में. एंड जितनी कम मेम्ब्रेन की थिकनेस उतनी ज्यादा डिफ्यूजन रेट. फिर हम देखेंगे आज कि ये एक्सचेंज एग्जैक्टली कैसे होता है, एंड इन एक्सचेंज के दौरान, अब वैसे तो हम टेक्निकली एक्सचेंज पढ़ भी चुके हैं, क्योंकि आपको तो पूरी कहानी मैंने बता भी दी है कि कैसे ये आरबीसी ब्लू में दिख रहे हैं, मतलब क्या है, ये डीऑक्सी ब्लड लेके आ रहे हैं. मतलब आरबीसी ने पकड़ा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड वो लेके आ रहे हैं कहाँ पे, एल्वेलाई के तरफ. एंड एल्वेलाई में क्या हो जाएगा, O2 का प्रेशर ज्यादा है एंड CO2 का प्रेशर कम है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ज्यादा है, तो यहाँ की इस तरफ वो जाएगा. दिस इज हैबिट ना, आदत है कि प्रेशर को हायर कॉन्सेंट्रेशन से ले वो कॉन्सेंट्रेशन जाने की. यस, तो CO2 अब क्या हो जाएगा, एल्वेलाई में डिफ्यूज. फिर आगे जो आरबीसी आ रही है वो खाली हो रही है, तो आगे नेक्स्ट ही वो क्या कर लेगी, ऑक्सीजन को पकड़ के आगे चल देगी. ये वैसे हमने कराई है ना, राइट? Yes, No, ma'am. ma'am. आगे start कर रही No, topic. ma'am, नहीं करा. कराई थी मैंने. आगे chapter को start नहीं, ma'am, कर नहीं रही करा. कोई कुछ बोल रहा है, बहुत ही धीमी आवाज आई मुझे. नहीं कराया, मैम. Yes, ma'am, नहीं आज करवाया. अपनी टॉपिक स्टार्ट करना था. हाँ, ये कराया मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो मैंने कहानी बताई थी ना, यहाँ पे जो जो हो रहा है, सेम चीज भी उधर ही है. कराया मीन्स वो Yes, ma'am. स्लाइड नहीं कराया, बट एक्सचेंज ऑफ गैसेस मीन्स द सेम स्टोरी. यही स्टोरी है वो, Yes, ma'am. चीज की बात कर रही थी मैं. ओके, डोंट वरी, आपका कुछ मिस नहीं हुआ है. See, यहीं पे वही थ्योरेटिकल में लिखा हुआ है. तो आई एम गोइंग की किस मीडियम, मतलब अब हम इतना तो जानते हैं कि लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स, ये तो पाथवे है, हम इतना तो समझ चुके हैं. पीछे पीछे जो मैंने स्टोरी दिखाई, अभी जो कहानी दिखाई, बट ये होता कैसा है टेक्निकली, कितने अमाउंट ऑफ गैस जाएगा, कैसे जाएगा. जैसे मुझे यहाँ से उस तरफ अगर जाना है किसी गांव में, तो मैं बाइक से जाऊंगी या जाऊंगी कार से या ट्रेन से. तो व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो दैट विल स्टडी टुडे कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब किस मेथड से हम ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करेंगे. तो देखो, दो तरीके हैं ऑक्सीजन को हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं. एक तो डिसॉल्व्ड स्टेट में, मतलब उसको हम घोल देंगे प्लाज्मा के अंदर. ओके, दूसरा हम क्या करेंगे, बाइंड कर देंगे हेमोग्लोबिन के साथ और बन जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन. मतलब वी हैव टू मेथड्स कि इसके ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के दो तरीके हैं. एक है कि डिसॉल्व्ड फॉर्म में वो घुल के चला जाएगा, दूसरा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में, मतलब हेमोग्लोबिन से जुड़ के. सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड को हम तीन तरीके के कर सकते हैं. एक तो डिसॉल्व तो होगा ही होगा, डिसॉल्व फॉर्म तो होता है जिसको हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं. देन हेमोग्लोबिन के साथ भी होता है जिसको हम कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन कहते हैं. तीसरा तरीका है यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस. ये अब एक्स्ट्रा है, एंड मेजर ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड का इसी तरीके से होता है. तो CO2 का 3 पाथवेज है, O2 के 2 पाथवेज है. निशा को आवाज नहीं आ रही है, किसी को आवाज नहीं आ रही है? मैम आ रही है, वॉइस क्लियर है. आवाज आ रही है. ओके, रीजॉइन निशा बच्चा.
फाइन. सो O2 का 97%. अब दो ही तरीका है, 1 and 2, ओनली 2 मेथड्स है O2 को ट्रांसपोर्ट कराने के बॉडी में. पहला मेथड होगा जहां पे ज्यादातर ट्रांसपोर्ट होगा बाय बाइंडिंग टू हेमोग्लोबिन. तो हेमोग्लोबिन को बाइंड होगा तो अब उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सी हेमोग्लोबिन. इसको मैं राउंड कर देती हूँ, जो होता है ऐसा. मतलब अगर आप डायग्राम देखोगे ना, इफ यू कैन सी दिस, यहाँ पे 4 हीम ग्रुप आपको दिख रहे होंगे ब्लू कलर में. ये 4 हीम ग्रुप क्या करते हैं, 4 ऑक्सीजन को पकड़ सकते हैं एंड ट्रांसफर कर सकते हैं. ये हीम ग्रुप किसके हैं, हमारे हेमोग्लोबिन में के हैं. कैन नाउ ट्रांसपोर्ट 4 ऑक्सीजन. मतलब एक आरबीसी में एक हेमोग्लोबिन पिगमेंट 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेके चल सकता है आगे. सो ऐसा अगर आप देखोगे तो करीब करीब 100 ml में कुछ 100 ml की अगर बात करें ब्लड, तो समवेयर अराउंड 4 ml का ऑक्सीजन हम ट्रांसपोर्ट करेंगे. मतलब इन 100 ml ऑफ ब्लड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है कुछ 4 ml. ये आगे लिखा होगा समवेयर. अच्छा 5 ml, सॉरी बच्चा, 4 CO2 का है, मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया. दिस शुड बी 5. आगे की स्लाइड में लिखा हुआ है. So first method by binding to hemoglobin, second method by binding or getting dissolved into plasma. Only 3% है जो dissolve जो होके जाएगा and 97% जो है hemoglobin के साथ ही जुड़ के जाएगा. इसका और कोई भी तरीका नहीं है, only 2 methods. बट होता कैसे है, जैसे एल्विलाई में क्या हो जाएगा, एल्विलाई में जैसे ही आरबीसी ने क्या करा, CO2 को छोड़ दिया, आगे चल दिया, यहाँ से ऑक्सीजन को ले लिया. नाउ वी विल कॉल इट एज, आरबीसी लिखने के बजाय मैं हेमोग्लोबिन लिख देती हूँ ताकि वो समझने में आसान हो जाएगा. आई राइट इट एज HBO. ठीक है, समझेगा, HBO2 मतलब ऑक्सी हेमोग्लोबिन. तो अब आरबीसी इसको लेके जा रहा है कहा, टिश्यूज के पास. टिश्यूज में क्या हो जाएगा, अब हेमोग्लोबिन और जो ऑक्सीजन है वो डिसोसिएट हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का बाइंडिंग रिवर्सिबल है, लूजली बाउंड है. ऐसा नहीं ना कि हमेशा के लिए बाइंड हो गए, नो, यू कांट डू दैट, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको जाके छोड़ना है. तो यहाँ पे आरबीसी O2 को क्यों छोड़ेगा, क्योंकि टिश्यूज में उसको CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा दिखने लग गई. मैम डिफ्यूजन हो जाएगा. हाँ, तो HB ने O2 को इसके अंदर छोड़ दिया एंड इसको पकड़ लिया एंड फिर चल दिया कहा, हार्ट या फिर लंग्स के पास, यू कैन से, या लेट्स गो डायरेक्टली टू द एल्विलाई. फाइन. तो ये जैसे रुबिस्को का भी मैंने एग्जांपल दिया था कि रुबिस्को कैसे CO2 को नॉर्मली पकड़ते रहता है, बट जैसे ही ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती थी CO2 के पास जाता था. सेम हेमोग्लोबिन भी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के ऊपर काम करेगा. हेमोग्लोबिन जब तक एल्विलाई से निकलेगा वो ऑक्सीजन को लेके जाएगा टिश्यूज तक. टिश्यूज को पहुंचते पहुंचते दिखेगा कि अरे कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे ज्यादा है, उसने छोड़ दिया ऑक्सीजन को, अंदर सेल के ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड एंड ले चला कहाँ पे, पाथवे उसका है रेलवे ट्रैक टुवर्ड्स एल्विलाई. एल्विलाई में आते क्या दिख गया कि CO2 ब्लड में ज्यादा है, एल्विलाई में कम है, और O2 एल्विलाई में ज्यादा है, ब्लड में कम है. अगेन ट्रांसपोर्ट हो गया, CO2 को छोड़ दिया, O2 को ले ला. तो ये साइकिल चलती रहेगी, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ हेमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन, हेमोग्लोबिन एंड कार्बन डाइऑक्साइड चलते रहेगा. ये साइकिल है मान लो. ओके, तो सेम ही चीज यहाँ पे बताई है, बस यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए हैं कि कैसे ऑक्सीजन जो है वो बाइंड हो सकता है हेमोग्लोबिन को. तो क्या फैक्टर्स है, नेचुरल सी चीज है. पहली बात तो कॉन्सेंट्रेशन O2 का ज्यादा होना चाहिए. दिस इज वेरी मच ऑब्वियस कि पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होना चाहिए. सो फैक्टर्स आर, यू शुड हैव हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. बाय डिफॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम ही होना चाहिए. ये दो फैक्टर तो वेरी मच कॉमन सेंस है, समझ लो. देन पीएच एंड टेम्परेचर की बात अगर करें तो पीएच एंड टेम्परेचर दोनों को हमें कम रखना पड़ेगा सो दैट ऑक्सी और हेमोग्लोबिन का बाइंडिंग हो. तो ये सारी क्या है, हमारी क्राइटेरियाज है फॉर द बाइंडिंग ऑफ हेमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन. इनमें से कोई भी क्राइटेरिया को धक्का लग गया तो ऑक्सी और हेमोग्लोबिन एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे. सो एनी वन क्राइटेरिया कैन बी डिटरमिनेबल, और या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई भी एक क्राइटेरिया डिसाइड कर सकता है कि इन दोनों की बाइंडिंग को पकड़े रहना है या छोड़ देना है. तो सेम चीज अगर एल्विलाई में ये केस है जहां पे हम हेमोग्लोबिन को साथ ऑक्सीजन को जोड़ रहे हैं, टिश्यूज में क्या क्राइटेरिया रहेंगी, इसका रिवर्स करोगे आप, टिश्यूज में हो जाएगा ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन
पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा, पीएच ज्यादा एंड टेम्प भी ज्यादा। ज्यादा। इससे क्या हो गया, अब हेमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को टिश्यूज के अंदर छोड़ दिया एंड CO2 को पकड़ लिया। फाइन, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस क्राइटेरिया कि एल्वेलाई में क्या क्राइटेरिया है एंड टिश्यूज में क्या क्राइटेरिया है। सेम ही है, एक को याद रखो दूसरा का अपने आप याद रह जाएगा। इट्स वेरी सिंपल एंड आई एम श्योर कि आप लोग सभी याद रख सकते हो। मैम जो पीएच है, पीएच कम या ज्यादा करने से क्या प्रॉब्लम आएगी? ऑक्सीजन का बाइंडिंग जो होता है हेमोग्लोबिन से वो छूट सकता है या लूज हो सकता है पीएच के कम और ज्यादा होने से। जनरली हमारे बॉडी में तो ऐसा होता नहीं है, बॉडी ट्राइज टू मेंटेन द नॉर्मल पीएच एंड टेम्परेचर। बट अगर बाहर आप लैब में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने की कोशिश करते हो तो हो सकता है कि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को 4 पकड़ रहा हो तो 3 पकड़े या 2 ही पकड़े, बाइंडिंग लूज हो जाएगी। इन फैक्टर से बाइंडिंग लूज हो जाएगी उनमें की। ओके मैम। ओके, तो इस बाइंडिंग के ऊपर ना एक कर्व स्टडी किया गया है कि बच्चों आप लोगों को अगर एंजाइम सबस्ट्रेट का सिग्मोइड कर्व याद है तो दिस इज अगेन वेरी मच सिमिलर। डू यू रिमेम्बर कि एंजाइम में क्या होता था कि इनिशियली, फॉर एग्जांपल, ये थोड़ा सा मैं आपको समझने के लिए बता रही हूँ, अगर ये थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, मेरे पास अगर 50 एंजाइम है एंड मैं अगर यहाँ पे कुछ 50 सबस्ट्रेट डाल रही हूँ तो क्या हो जाएगा, आपको रिएक्शन होते हुए दिखेगा। ओके, तो सारे एंजाइम्स के एक्टिव साइट्स पे सबस्ट्रेट ने पकड़ लिया था एंड रिएक्शन को चला दिया। बट अगर मैंने और 10 सबस्ट्रेट डाल दिए यहाँ पे बट एंजाइम का नंबर मैंने नहीं बढ़ाया तो आपको एक्टिविटी दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी, बिकॉज सारे एंजाइम के एक्टिव साइट सबस्ट्रेट ने क्या कर ली, कैप्चर कर लिए, सैचुरेट हो गया। सेम चीज नाउ वी विल अप्लाई टू द ऑक्सी हेमोग्लोबिन एसोसिएशन या डिसोसिएशन। मतलब क्या, अगर एक पॉइंट तक आप देख सकते हो कि जैसे जैसे इनिशियली प्रेशर अगर ऑक्सीजन का बढ़ता है, देखो ये पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का एंड ये क्या है, परसेंट सैचुरेशन है हेमोग्लोबिन का। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं ऑक्सीजन का, कुछ यहां तक आपको दिख रहा है कि जो बाइंडिंग है हेमोग्लोबिन की और ऑक्सीजन की वो बढ़ती जा रही है। ओके, मींस यू कैन सी कि तेजी से हेमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन जुड़ते जा रहे, ऑक्सी हेमोग्लोबिन बढ़ते जा रहे, बनते जा रहे। अब क्या हो जाएगा, एक पॉइंट के बाद मान लो 100 mmHg के बाद नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे ऐसे फ्लैट लाइन दिखने लग जाएगी। मींस यहाँ पे कि सारे के सारे हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स हो गए सैचुरेट, क्योंकि एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को पकड़ेगा। अब कितना ब्लड होता है, कितना आप ऑक्सीजन डालोगे, है ना? आप अगर आप 10 ml की ब्लड की बात कर रहे हो और अगर बहुत सारा 100 ऑक्सीजन डाल के रखोगे, कैसा होगा ना? नहीं होगा। सिर्फ 100 मॉलिक्यूल, 10 आरबीसीज है, एक आरबीसी में अगर एक ही हेमोग्लोबिन है एंड एक हेमोग्लोबिन 4 को पकड़ सकता है तो मान लो 40 ऑक्सीजन इज इनफ। बट इफ यू गो 50, 60, 70 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हेमोग्लोबिन ही अवेलेबल नहीं है। तो दैट इज व्हाट कि फ्लैट लाइन चला जाएगा। इनिशियली आपको दिखेगा कि अरे एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, बाइंडिंग हो रहा है, बट एक पॉइंट के बाद सारे हेमोग्लोबिन सैचुरेट हो गए एंड नाउ यू विल गेट अ फ्लैट और क्या कहते हैं उसको, स्टेशनरी ग्राफ। एंड ये ग्राफ हमको मदद करता है टू स्टडी फैक्टर्स लाइक पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पीएच, टेम्परेचर, ये सारे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं ना ऑक्सी हेमोग्लोबिन बाइंडिंग को। तो अगर इनमें से कोई फैक्टर प्रेजेंट है तो ये ग्राफ मान लो कहीं बीच में ही, आप ऑप्टिमम लेवल अगर ये है तो हो सकता है कि यही लेवल पे स्टेशनरी में चला जाए, क्योंकि शायद किसी और फैक्टर ने इंटरफियर कर लिया हो। तो राइट या लेफ्ट साइड पे ये ग्राफ शिफ्ट हो सकता है अगर किसी फैक्टर ने वहां पे गड़बड़ कर दी। मान लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सडनली ज्यादा हो गया, तो अब क्या करेगा, इस पॉइंट पे अगर ज्यादा हो गया तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन डिसोसिएट होकर चला जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के पास, तो आपको यही पे ऐसा फ्लैट लाइन दिखने लग जाएगा अगर CO2 का कंसंट्रेशन हमने बीच में बढ़ा दिया था। सो इस ग्राफ से हमको पता चल सकता है, ये एक थ्योरेटिकल ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है जिससे हमको सिर्फ पता लग जाएगा कि कोई फैक्टर्स यहाँ पे बीच में इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, उनका कोई डिस्ट्रैक्शन हो रहा है या नहीं। प्रिया, मैंने रिपीट किया, इज इट क्लियर और नॉट? मैम ऊपर वाला समझा दीजिए, पहला वाला पॉइंट। अरे ये तो ना मैंने बायोमोलिक्यूल्स का रेफरेंस दिया था बच्चे, वैसे इसका यहाँ पे कोई काम है नहीं। ना मैम, पहला वाला पॉइंट है ना, वो कर समझा दो। इट इज It is a sigmoid curve obtained when
percentage saturation of Hb with O2 is plotted against the partial pressure of oxygen. ग्राफ की डिस्क्रिप्शन दी है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के साथ जब आप हेमोग्लोबिन का सैचुरेशन जब पॉइंट करते हो या ग्राफ में डालने की कोशिश करते हो तो सिग्मॉइड मतलब जे शेप कर्व, सिग्मॉइड मतलब होता है जे शेप वाला कर्व। ये जे शेप में दिख रहा है ना कुछ ऐसे करके, यस मैम। इस शेप को, इस जो शेप है ना, ये जो कर्व है ना, इस शेप या इस कर्व को सिग्मॉइड कहा है, दिस इज अ नेम। तो कर्व को या फिर इस ग्राफ को हमने कैसे प्लॉट किया है, एक तरफ लिया है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का, दूसरी तरफ हेमोग्लोबिन का अमाउंट लिया है। तो जैसे जैसे आप ऑक्सीजन को बढ़ाते हो आप देख सकते हो कि एक्टिविटी मतलब ऑक्सी हेमोग्लोबिन का बाइंडिंग बढ़ रहा है, बट एक पॉइंट के बाद वो स्टेशनरी चला जाएगा, मतलब इससे पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, बढ़ती भी नहीं दिख रही है, पैरेलल हो जाएगी, स्टेशनरी हो गई। मैम वो जा रहा है मैम, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, मतलब वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा हो गई है। हाँ, मैम हाँ, ऑक्सीजन सैचुरेटेड ज्यादा हो हो गई गई है। है, बट उसको बाइंड करने वाले हेमोग्लोबिन नहीं है हमारे पास, यस खत्म हो मैम। गई। क्योंकि आरबीसी है, कितने 5 लीटर का ब्लड तो होता है, 5 लीटर पे मान लो कितने सारे बिलियंस ऑफ आरबीसीज होंगे, बिलियंस ऑफ आरबीसीज में तो हम हमेशा रेस्पायर कर, अब ये ह्यूमन में हम कर नहीं सकते क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट है, आपको बाहर कुछ 10 ml का ब्लड वगैरह लेके करना पड़ेगा। तो मैंने वही आपको एग्जाम्पल दिया ना, अगर 10 ml ब्लड है, मैंने सिंपल से एग्जांपल क्या दिया, अगर हमारे पास 10 ml ब्लड है जिसमें लेट्स अज्यूम, हाँ मुझे पता नहीं है कितने आरबीसी होते हैं, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि 10 आरबीसी है, एंड हर एक आरबीसी में मान लो एक हेमोग्लोबिन होता है, और एक हेमोग्लोबिन 4 ऑक्सी को बाइंड हो सकता है, तो हमारे पास 10 आरबीसी है, मतलब 10 हेमोग्लोबिन है, सही बात। यस मैम। यस यस मैम। 10 मतलब ये इंटू 4 कर दो ना, 4 को जुड़ेगा, मतलब 40 ऑक्सीजन को एक ऑक्सीजन टाइम कैरी कर सकता है। बट मैं और अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ा रही हूँ, मतलब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन में और बढ़ा रही हूँ, 40, 50, 60 कर दे रही हूँ, बट आरबीसीज या हेमोग्लोबिन तो मेरे पास इतने ही है, तो ये ग्राफ अब ऊपर नहीं जा पाएगा, मतलब आपको एक्टिविटी ऐसी जाती हुई नहीं दिखेगी, फ्लैट जाती हुई दिखेगी, क्योंकि भले ही आप ऑक्सीजन को कितना भी बढ़ा दो, 100, 110, 200, यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, इट विल गो फ्लैट, बिकॉज हमारे पास आरबीसीज इतने नहीं है, समझ रहे हो। सैचुरेशन फुल हो गए, वो सैचुरेशन हो गए, जैसे Yes, हाउस फुल ma'am. हो गया, सारे सीट्स फुल हो गए थिएटर के, वैसा। प्रिया क्लियर है ना, ओके फाइन। तो वो था कहानी हमारी किसके बारे में, ओनली अबाउट द ऑक्सीजन। CO2 के अंदर कोई भी ग्राफ नहीं है, बिकॉज वी आर एरोबिक, वी स्टडी ओनली द ऑक्सीजन वाला ग्राफ। तो खुशी की बात है कि हमारे CO2 के ट्रांसपोर्ट पे कोई ग्राफ वाफ का फंडा स्टडी करने के जैसा है नहीं, ओनली कि हमारे CO2 के ट्रांसपोर्ट के मेथड्स कौन से हैं। तो 3 मेथड्स है, देखते हैं कि व्हाट आर दीज 3 मेथड्स। पहला मेथड है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड इज रिटन एज H2CO3। तो सबसे कम अमाउंट होता है ट्रांसपोर्ट इस मेथड से, 7% ही कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है, जो एक डिजोल्व फॉर्म है। जैसे हम ऑक्सीजन को देखते थे ना कि 3% डिजोल्व होता था प्लाज्मा में, सेम चीज ये भी डिजोल्व फॉर्म ही है प्लाज्मा में, बट CO2 डिजोल्व होगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड, वो अपना रूप बदलेगा कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका जहां पे समवेयर अराउंड 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये CO2 होना चाहिए, बाइंड करेगा हेमोग्लोबिन से, विच विल फाइंड नाउ कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन, जैसे ऑक्सी हेमोग्लोबिन वहां पे, यहाँ पे कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन। तो अगर ये स्ट्रक्चर याद रख सकते तो ठीक है, वरना इट्स ओके, एटलीस्ट पूरा नाम तो लिख दिया करो कि कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन बनता है। ये सेकेंड मेथड है CO2 का ट्रांसपोर्ट का, जहां पे इतना % ऑफ CO2 हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं टिश्यूज से लंग्स की तरफ इन दिस फॉर्म। एंड तीसरा फॉर्म है जो मेजर फॉर्म है, जहां पे मेजॉरिटी ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ नाउ कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन के बारे में कभी पहले पढ़ा है? डज एनीबॉडी नो कि कब पढ़ा है, क्या पढ़ा है, या सुना भी होगा? बाइकार्बोनेट है क्या है मैम, ये बाइकार्बोनेट है। हाँ, है ना, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, सही बात है, बट उसका जो रिएक्शन है कभी देखा है, पढ़ा है इन प्रीवियस क्लासेस? नो, फाइन। सो जनरली क्या होगा, CO2 एल्विलाई में से जब CO2 जब
टिश्यूज में से ब्लड में एंटर करेगा तो वो बनाएगा बीच में। अगर आप ये याद रख, कोई कुछ बोल रहा है क्या बच्चे? प्लीज पुट योरसेल्फ टू म्यूट इफ यू आर नॉट स्पीकिंग। तो सबसे पहली स्टेप वो बनाएगा H2CO3, मतलब ये एक इंटरमीडिएट है, दिस इज अ कार्बोनिक एसिड ओनली, जो पहले हमने देखा ना 7% वाला, सेम ही है, बट आगे जाके ये फिर बनेगा HCO3, दैट इज योर बाइकार्बोनेट आयन। तो इफ यू नॉट राइट दिस स्टेप तो भी चलेगा, डायरेक्टली लिख दो कि CO2 प्लस H2O फॉर्म्स बाइकार्बोनेट आयन, एंड इसको कौन करेगा कैटालाइज? कार्बोनिक अनहाइड्रेज। अब इस एंजाइम का आपको लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बहुत सारे अमाउंट में पाया जाता है आरबीसी के। तो ये कार्बोनिक अनहाइड्रेज एक्सपोर्ट होता है, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज में से निकल के आ गए आरबीसीज में, मतलब ब्लड में, तो अनहाइड्रेज जो होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज CO2 को कन्वर्ट कर देगा कार्बोनेट आयन में। एंड जैसे ही ये एल्विलाई लेवल पे पहुंच जाएगा, रिएक्शन चल जाएगी उल्टी, मतलब अब बाइकार्बोनेट आयन डिसोसिएट हो जाएगा CO2 प्लस H2O में। CO2 को हम बाहर एक्सेल कर देंगे, H2O will be remaining, सिंपली वाटर है। एंड सेम अगेन यू हैव, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो आपको याद क्या रखना होगा यहाँ पे? आपको याद रखना होगा टिश्यूज पे रिएक्शन कैसी चल रही है, एल्वेलाई पे रिएक्शन कैसी चल रही है, स्ट्रेट एंड रिवर्स। यू कैन सी हियर, देखो सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ऐसे जा रहा है हमारा, जब हम टिश्यूज से ब्लड में जा रहे हैं CO2 को लेके, और ऐसे जाएगा जब हम एल्वेलाई में जा रहे हैं कार्बोनेट आयन को लेके इनटू द एल्वेलाई। समझ रहे हो? यस मैम। थोड़ा बहुत। यस मैम। एंड वहां पे हमने ना ऑक्सीजन को कितना ट्रांसफर किया था? 100 ml के ब्लड में 5 ml ऑक्सीजन था। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड 100 ml के ब्लड में कुछ 4 ml ट्रांसपोर्ट होगा, ज्यादा फर्क नहीं है। कोई एक आई थिंक 2022 में ही इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बना है, CO2 का ट्रांसपोर्ट या O2 का ट्रांसपोर्ट पर 100 ml कितना बनता है? CO2 या O2 मुझे याद नहीं आ रहा है, बट आई हैव सीन दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन बनता है कि पर 100 ml कितना अमाउंट ऑफ O2 या CO2 को ट्रांसपोर्ट कर सकता है? CO2 का बनाया क्या? ओके, मुझे रिकॉल नहीं हो रहा था वो, बट कंफ्यूजन होता है क्योंकि CO2 4 है एंड O2 5 है। तो इट इज, आप इसको लिए कुछ ट्रिक लगा लो यार कि इसको याद कैसे रखे। O2 का 5 रखना है आपको याद, CO2 का 4 सोचना पड़ेगा, मैंने कुछ सोचा नहीं इसके लिए ट्रिक, बट यू हैव टू रिमेम्बर समथिंग। क्या कर सकते हैं इसको याद रखने के लिए? हम CO2 है ना, 2 का डबल कर दो 4 हो जाएगा, और फिर 5 ml बचा तो ऑक्सीजन 5 ml हो गया। बट O2 फिर O2 भी तो 2 है ना। OXYGEN नहीं, 6 लेटर्स का है। OXYGEN 6 लेटर्स का है, वरना ऑक्सीजन 5 लीटर का होता तो 5 ml याद रख लो वो देखिए में। नहीं, लेट्स सी, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, कुछ याद आता तो बता दूंगी मैं। ये ट्रिक टू रिमेम्बर कि O2 5 ml है, CO2 4 ml है। ओके, इतना क्लियर है? 2-4 क्वेश्चंस करा ले। यस मैम। यस मैम। यस मैम। Okay, so again to put a summary, O2 transport होता है 7% by plasma, that is in a dissolved form. Then 7 नहीं, ये 3% होता है, and 97% होता है हेमोग्लोबिन के साथ अटैच होकर, मतलब ऑक्सी हेमोग्लोबिन। एंड CO2 होगा कुछ 7% in the plasma form, then 20 to 25% हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ के कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन जिसको कहते हैं, एंड 70% होगा HCO3 के फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में। सो यू कैन टेबलाइज लाइक दिस एंड इजी, इट्स वेरी इजी टू रिमेम्बर। कूल? मैम आपने लिखा है 70% प्लाज्मा से होगा, 70% कार्बोनेट से। क्या गड़बड़ कर दी मैंने? नहीं, 7% प्लाज्मा मतलब एक कार्बोनिक एसिड एंड कार्बोनेट अलग बचा है, दिस इज डिफरेंट। प्लाज्मा में एज कार्बोनिक एसिड या उसका दोनों का आपको सिमिलर ही लगता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट वो H2CO3 है, ये HCO3 है। ये H2CO3 है प्लाज्मा में,
एंड ये मैम सिर्फ H3O चाहिए। 7% था ना, 70 थोड़ी ना था। हाँ तो 7% लिखा है ना, 7% बाय प्लाज्मा H2CO3, 70 सॉरी बाय बाइकार्बोनेट, ये बाइकार्बोनेट है बच्चा, ये बाइकार्बोनेट है। मैम, वो देखने में 70 लग रहा था, सॉरी मैम। नहीं नहीं, ये परसेंट का 0 है। कितनी गंदी हैंडराइटिंग यार मेरी बच्चा, आई शुड बी सॉरी। थोड़ा फास्ट फास्ट लिख दिया मैंने। अब ठीक है। यस मैम। ठीक है। अच्छा क्यों है ये इतने जल्दी जल्दी आंसर भी कर लिया रंदिता? क्वेश्चन तो पढ़ने दो। अच्छा बहुत ही इजी तो है वैसे। क्या पूछा है? O2 को पूछा। अच्छा मैंने क्वेश्चन उठा लिया था क्या ये? ग्रेट, मैं भूल गई थी यस क्वेश्चन मैम। उठाने में। O2 का तो फिर चलो, यू ऑल नो दैट। इसका करो, मैंने इसके क्वेश्चंस बनाए थे, मुझे याद ही नहीं था। हाँ पल्लव परवीन सत्याग्रह, ये पूछा है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे? एल्विलाई में। आपको वो टेबल याद करना पड़ेगा। अच्छा जल्दी से मोबाइल में वो नोट्स खोलो करके टेबल को देखो एंड देन चेक एंड टेल मी कितना होता है पार्शियल प्रेशर ऑल्वेला का। कुछ 104 के आसपास है क्या? आई गेस 104 है। ग्रामर नहीं है मेरे पास। नहीं लेते दिलवाई नहीं। ये क्या है? ये म्यूट पे डाल रही हूँ सबको। 104 निशा से CB। अच्छा नहीं ना बच्चा जी, इतने क्यों आपको कंफ्यूजिंग आंसर्स दे रहे हो? बहुत सीधा सा आंसर है इसका। ओके आप एटलीस्ट ये तो बताओ कि 104 है पार्शियल प्रेशर का। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या होना चाहिए? C, लेस देन ब्लड। यस करेक्ट, C होना चाहिए। B कैसे नंदिता? मैम ऑक्सीजन में बी होगा, बी 104 होगा, होता सॉरी है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड 440 होता है हमारा। करेक्ट, बी होगा। मोर देन दैट इन ब्लड, ट्रू। नॉट लेस इन। शाफिया लेस नहीं आएगा बच्चा। निशा सरिता फैजा लेस नहीं आएगा, क्योंकि एल्वुलाई में ऑक्सीजन ज्यादा होता है, ब्लड में CO2 यस ज्यादा मैम, 2 होगा। होगा। ये तो वैसे भी कट गया, ये भी नहीं चाहिए। तो 2 इज द राइट आंसर। लेस देन इन ब्लड नहीं, ज्यादा होगा। यस मैम। नहीं शाफिया ने बी ही बोला है क्या? अच्छा ओके शाफिया, माय बैड। ओके डू दिस। ओफो, सिंपल है वैसे ये भी। हाँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, अगर टेबल याद हो गया होगा तो ये आ जाएगा। मैम सेकंड क्वेश्चन में बेस है ये क्वेश्चन। रुको पहले वाला ऊपर वाला क्वेश्चन तो करें। ओके एवरीबॉडी एग्रीज विद सी। ये तो यस डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसको कुछ और दिमाग लगाने वाला कोई क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये आपका। अगर ये टेबल याद था तो ये आ जाएगा। सिलेक्ट द फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ आपको O2 को जोड़ना है। पलक शाफिया आप सेकंड का आंसर कर रहे हो क्या मुझे, या फर्स्ट का? मैम फर्स्ट को। ओके यस, तो सी इज वेरी करेक्ट। सानिया ए नहीं आएगा बच्चे, ए तो नहीं आएगा। ये जब आता है जब आप ऑक्सी ब्लड की बात करते हो। ए जो आंसर है ना, दैट विल बी व्हेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है ना, वो उसकी बात हो रही है। बट यहाँ पे पूछा गया है एट एल्विलाई। ओके मैम। इकरा से सी, सेकंड का आंसर सी। ओके लेट मी सी क्या है। कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, ठीक है। सभी लोग सी बोल रहे हो क्या? हाई यस PO2, मैम। लो CO2, लेस। अच्छा हाँ करेक्ट। ओके सो एवरीबॉडी एग्रीज विद सी। सी किसी यस का मैम, यस लो यस टेम्परेचर मैम। होता है। आंसर सी है क्या आज? ये भी सी है क्या, देख लो फिर। अब आपको रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। हाँ?
Okay, Mansi already has the answer. Very good. मुझे नहीं पता. बी बोल रहे हो. क्या है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में हमको गलत वाला चुनना है. हायर एच कॉन्सेंट्रेशन इन एल्वेओलाई फेवर्स द फॉलोइंग. हाँ, ये तो सजा से है ना. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंटेंस. Correct. So this is the right answer. Partial pressure of carbon dioxide can interfere with O2 binding. True. Low P CO2 मतलब लो CO2 का प्रेशर एल्वेओलाई में फेवर करेगा, ये भी ट्रू. Binding of oxygen with hemoglobin is mainly related to the partial pressure. Oh, ये भी ट्रू, वेरी ट्रू. सिंपल क्वेश्चन थे यार. Fine then, we are coming to the finally last वाला सेगमेंट हमारे इस चैप्टर का, जहां पे हम देखेंगे कि रेगुलेशन कैसा होता है एंड कुछ प्यारे से डिसऑर्डर्स, खूब से क्यूट से डिसऑर्डर्स देखेंगे. फाइन. सो रिदमिक सेंटर्स जो होते हैं या रेगुलेशन सेंटर्स जो होते हैं यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग जैसे क्वेश्चंस यहाँ पे बनते हैं. ओके, तो हमको ये तो पता है सभी लोगों को दैट ओवरऑल आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय द मास्टरमाइंड, दैट इज आवर ब्रेन. करेक्ट. हर चीज का हमारे बॉडी का कंट्रोल ब्रेन से होता है, चाहे वो हार्मोन के थ्रू हो, नर्व्स के थ्रू हो, या ब्रेन में अलग अलग हिस्से होते हैं अलग अलग एक्टिविटी के, मेमोरी, स्लीपिंग, ईटिंग, डाइजेशन, ये वो सब कुछ एवरीथिंग वुड बी हैविंग कैलकुलेटेड इन योर ब्रेन. तो ब्रेन में हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने वाला, उसके ऊपर निगरानी रखने वाला कौन सा एरिया है. तो गुल मिल के हमारे पास 3 एरियाज है जो रेस्पिरेशन को क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, उसके ऊपर लगाम खींच के रखे होते हैं. तो पहला जो एरिया है दिस इज कॉल्ड एज रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. तो रिदम सेंटर जो होता है वो होता है मेड्यूला रीजन में. इट इज फाउंड इन मेड्यूला रीजन ऑफ ब्रेन. आपका ब्रेन जो है, आप आगे लोकोमोशन जब पढ़ेंगे हम उसमें भी पढ़ेंगे कि ब्रेन इज बीन डिवाइडेड इनटू 4 ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. हाइंड मतलब नीचे वाला, पीछे वाला हिस्सा. तो हाइंड ब्रेन में होता है मेडुला. आपको तभी भी ज्यादा अगर हो गया है स्कूल में तो बहुत अच्छी बात, वरना हम आगे जब पढ़ेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा. मेडुला एक आपके ब्रेन का हिस्सा है. यस. तो मेडुला में आपको ये रिदम सेंटर मिलेगा. अब नाम से क्या पता चलता है कि रिदम, आप जो एक आपका रिदम बनता है ना सांस लेने का, ऐसा नहीं कि बीच में से आप जल्दी से सांस लेते हो, बीच में से धीरे से सांस लेते हो, ऐसा नहीं. अनलेस देयर इज अ सिचुएशन, अनलेस कि आप सरप्राइज्ड हो, हैप्पी हो, नर्वस हो, वैसा नहीं. टीवी जो होता है टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल रेस्पिरेशन में एक रिदम है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, या इन आउट इन आउट. वो रिदम जो मेंटेन करेगा, रेगुलेट करेगा, वो होता है रिदमिक सेंटर जो मेडुला में आता है. तो इसको याद कैसे रखोगे, राइमेड. यू विल रिमेंबर एज राइमेड. ओके. दूसरा जो सेंटर है दैट इज नीमोटैक्सिक सेंटर. नीमोटैक्सिक सेंटर एक, हाँ मैम जो आपने रिथमिक वाला बोला मैम, जैसे हमारे हार्ट में मैम जो लव डब की वॉइस आती है, तो मैम वो भी इसी की वजह से आती है. नहीं 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 नहीं. ये रिदम अलग है. लब डब तो वॉइस इसकी वजह से आती है क्योंकि वो जो वॉल्स ओपन एंड क्लोज होता है ना, जैसे वेंट्रिकल से ऑरिकल Yes, जब ब्लड ma'am. का, तो वॉल्स क्लोज एंड वो तो ऑटोनोमस होता है ना. वो पता है, लेकिन मैम जो मैम अभी यहाँ आपने पे बोला कुछ आवाज नहीं आएगा बच्चा जी, यहाँ पे कुछ आवाज नहीं आएगा. मैं तो बोल रही हूँ कि सी आप सांस ले रहे हो नॉर्मल, नॉर्मल ब्रीदिंग रेट. तो ये जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट मेंटेन करने का काम है इसका, रिदम सेंटर मतलब वो एक एरिया है आपके ब्रेन में, एक एरिया है, एक रीजन है जो आपकी सांस को कंट्रोल करेगा कि आप ज्यादा तेज ना लो, ज्यादा स्लो ना लो, एक प्रॉपर रिदम में चलो. ऐसा जैसे आपकी गाड़ी की एक्सीलरेटर होती है ना बच्चा, एक्सीलरेटर क्या करते हो आप, गाड़ी का स्पीड मेंटेन करते हो. ठीक है. अगर आपको स्पीड बढ़ाना है तो आप गियर डालोगे, अगर गियर की बाइक है तो गियर डालोगे, एक्सीलरेटर को बढ़ाओगे. अगर आपको 40 की स्पीड रखनी है तो जितना आपने एक्सीलरेटर दिया है उतना आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा. वो हो जाएगा आपको रिदम सेंटर. मेंटेन करके चलना है तो आपकी जो सांस है, सांस को मेंटेन करके चलना है. अब अगर एकदम से सपोज हो गया, आपने हॉरर फिल्म देख ली, चौंक गए एकदम से, सांस एकदम से ऊपर चली गई, तब क्या करेगा नीमोटैक्सिक सेंटर, क्या बोलेगा कि रिदम सेंटर को की गड़बड़ हो गई है रिदम में, ब्रिंग इट बैक टू द नॉर्मल नाउ. तो नॉर्मल सेंटर को लाने के लिए फिर ये ट्रिगर करेगा नीमोटैक्सिक. ओके. तो नीमोटैक्सिक सेंटर मतलब वैसा सेंटर जो रिदम सेंटर को क्या करता है, मैनिपुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है. मान लो उसी को मैनेज करेगा कि अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, कभी नर्वस हो गए, अलग अलग इमोशंस के दौरान अलग अलग ब्रीदिंग रेट होते हैं, बहुत एक्सरसाइज करके आ गए, बहुत भाग के आ गए, तो क्या हो जाता है आपका रिदम बहुत आगे पीछे हो रहा है. रिदम मतलब क्या, एक चीज की ताल.
एक चीज में कुछ ना कुछ आप कंटिन्यूस करते जा रहे हो एट द सेम स्पीड, समथिंग विच आर यू डूइंग इन द सेम स्पीड। घड़ी की सुई टिक टिक करती है एट द सेम स्पीड, वो एक रिदम होता है। वैसे ही हमारे ब्रीदिंग का भी एक रिदम है, एक ताल है। अगर उसको बिगड़ गया क्यों? एक्सरसाइज कर लिया। अब आपके कंपैरिजन में बहुत तेजी से मैं बात कर रही हूँ, तो मे बी मेरा रिदम थोड़ा ज्यादा हुआ है, तो आफ्टर द क्लास माय न्यूमोटैक्सिक सेंटर विल से कि नाउ कूल डाउन, क्लास इज ओवर, अब थोड़ा रिदम में आ जाओ। तो ऐसे ही बहुत तेज सांस ले लोगे आप, बहुत हाफने लग जाओगे, तो कुछ 2-4 मिनट के बाद अगेन यू विल कम बैक टू द नॉर्मल, राइट? तो वो सेंस कर लिया न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने एंड नॉर्मल पे ला दिया रिदम सेंटर को बुला के। तो ये जो होता है ये पॉन्स रीजन में होता है। तो नीमो एंड पॉन्स आपको ऐसा याद रखना होगा कि बिकॉज नीमो भी पी से स्टार्ट होता है, पॉन्स भी पी से स्टार्ट होता है। पॉन्स इज ऑल्सो योर रीजन ऑफ योर ब्रेन, पीछे का ब्रेन जो है, हाइंड ब्रेन, मेडुला के ऊपर ही होता है। हाँ, मेडुला के ही ऊपर होता है हमारा पॉन्स। दोनों भी हाइंड ब्रेन के हिस्से है। एंड सिमिलरली थर्ड सेंटर जो है रेगुलेशन को मेंटेन करने वाला, सॉरी रेस्पिरेशन को, वो है कीमोसेंसिटिव। अब ये सेंसिटिविटी करता है, मतलब अगर हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड का अगर कहीं प्रेशर बढ़ रहा है या पीएच या टेम्परेचर के साथ कुछ छेड़खानी हो रही है, ऐसा होता है ना, आप हिल स्टेशन पे चला जाओ तो थोड़ा बहुत किसी लोगों को ब्रीदिंग में, सर्कुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, सांस थोड़ी सी फूली सी लगती है, तो तब क्या करेंगे, ब्रेन के ये वाले एरिया, सेंसिटिव वाले एरियाज जो ना, केमोसेंसिटिव एरियाज, ये फिर से रिदम सेंटर को बोलेंगे कि नाउ आपका थोड़ा रिदम बिगड़ रहा है, सो मेक श्योर कि आप फिर से बॉडी को नॉर्मल पे लेके आओ। तो एक्चुअली ये कीमोसेंसिटिव ना थोड़े से अगल बगल में होते हैं, ये मेडुला रीजन में ही आएगा। तो आपको ना इसको राय, मेड एंड केम करके याद रखना है। सो राय, मेड एंड केम का मतलब क्या होगा कि रिदमिक सेंटर, कीमोटैक्सिक सेंटर दोनों भी बसे हुए हैं मेडुला में। याद रखोगे? यस मैम। यस मैम। वो यही कहानी मैंने जो बताई है, ये होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में, रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन करेगा, पॉन्स में है, ये अगेन एडजेसेंट टू रिदम सेंटर, मतलब ऑफ कोर्स मेडुला में ही आएगा। तो यू कैन रिमेम्बर एज राय, मेड एंड केम। राय एंड केम जो है वो दोनों भी मेडुला में बसे हुए, आजू बाजू में होते, दे आर लिटरली एडजेसेंट। सिर्फ नीमोटैक्सिक सेंटर जो है वो पॉन्स में है, मेडुला के जो ऊपर बसा हुआ है उस लेवल पे है। ओके, सो कूल, ऑल द 3 सेंटर्स? यस मैम। यस मैम। अच्छा, ये वॉल्व की बात हो रही थी यस मैम। ओके, ये राय, मेड एंड केम याद रख लोगे ना, मतलब आपको अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एंड इसका तो ऑफ कोर्स नीमो का पॉन्स रीजन पीपी से स्टार्ट होता है, तो इट इज वेरी इजी टू रिमेम्बर बाय डिफॉल्ट। ओके, तो क्यूट सी अस्थमा है हमारे पास। आपको पता है अस्थमा को अस्थमा नहीं कहते, इसको एस्मा कहते हैं, बट हमारी इंडियन इंग्लिश में अस्थमा कह के बहुत बार बुला गया है, तो इसलिए एक्चुअली द प्रोनाउंसिएशन एस्मा, टीएच इज वेरी मच साइलेंट। एनीवेज, आप अस्थमा ही बोल दो, बेचारे को बुरा लग जाएगा वरना। तो देखो व्हाट दिस सिग्निफाइज कि इस वाले डिसऑर्डर में होता क्या है। आपके जो ब्रोंकियोल्स है, देखो ब्रोंकियोल्स की यहाँ पे डायमीटर कितनी लंबी चौड़ी है, मतलब जो पूरा का पूरा पाइपलाइन समझ लो कि खुला है, यहाँ से एयरलाइन आराम से जा सकती है नॉर्मल वाले कंडीशन में। बट इफ देयर इज एस्थमेटिक कंडीशन, मतलब यहाँ पे देखो डायमीटर घट गया। क्यों ऐसे? क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो गया, सूजन या फिर स्वेलिंग आ गई ब्रोंकाई में। एंड ये इन्फ्लेमेशन किसी भी चीज के वजह से हो सकती है, किसी एलर्जन की वजह से हो सकती है, कोई डस्ट पार्टिकल, बहुत से लोगों को पेंट्स की भी एलर्जी होती है, डस्ट या जो फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से भी जो धुआं निकलता है, स्मोक, ऑक्यूपेशन की वजह से मैम। किसकी वजह से? मैम ऑक्यूपेशन कई लोगों के ऐसे होते हैं ना। नहीं, दैट विल कम अंडर दिस कैटेगरी, वो इस कैटेगरी में आएगा। हाँ, दोनों का सिम्टम सेम ही होगा बट रीजन अलग है। एस्मा का रीजन समटाइम्स जेनेटिक भी है बच्चा, कभी कभी ये जेनेटिक भी होता है, बाय बर्थ भी होता है समटाइम्स। कोई लोगों को अगर आर्टरी नहीं, ब्रोंकाइल्स अगर थोड़े नैरो ही बन गए, पूरा वो खुले नहीं, तो भी हो सकता है कि थोड़ा उनको ब्रीदिंग में पहले से ही प्रॉब्लम हो। मान लो जब वो छोटे हैं तब इतना दिखेगा नहीं, बट जैसे जैसे बड़े होंगे, जैसे जैसे लंग का साइज बढ़ेगा, बट ब्रोंकियल्स की डायमीटर अगर नहीं बढ़ेगी, तब हो सकता है कि अगर वो लोग
बहुत स्मोकी फॉगी इसमें चले जाए, या जहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम हो ऐसे एरिया में चले जाए, देन दे विल फील डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। हाँ इकरा, मैं अभी एस्मा पे ही हूँ, मैं आगे गई नहीं अभी तक, वी आर स्टिल ऑन एस्मा ओनली। तो एस्मा में मैं बता देती कि ब्रोंकियोल्स जो नॉर्मल पर्सन की होती है वो इस तरह से होती है, मान लो कोई पाइपलाइन है जो ओपनड है, बट अगर यहाँ पे एस्मा में देखोगे जो डिजीज पर्सन है उसकी जो ब्रोंकियोल्स है उसमें वो स्वेलिंग आ चुकी है, जिसके वजह से ये जो पैसेज होगा एयर का वो इतना अगर बड़ा होता था वो ना वो इतना हो गया, छोटा सा हो गया। क्यों? क्योंकि वो सूज गया है, इन्फ्लेमेशन आ गया है वहां पे। इन्फ्लेमेशन क्यों आएगा? इन्फ्लेमेशन आने के अलग अलग कारण है, देयर माइट बी डिफरेंट रीजंस फॉर द अस्थमा। एंड वो जो पंप यूज करते हैं वो क्या करेगा, एयर पैसेज को इजीली आने जाने से हेल्प करेगा, दैट इज व्हाट मेनी पीपल यूज द अस्थमा पंप। किसने पूछा? मैम एस्मा पंप में होता क्या, मतलब मैम कोई गैस होती है? लिक्विड केमिकल है, नहीं केमिकल होता है वो, जो गैस के फॉर्म में हम स्प्रे करेंगे बॉडी में, वो क्या करेगा, ये जो पैसेज अगर नैरो हो गई है ना, एयर को पास ऑन करने में हेल्प करेगा, थोड़ी सी जगह बनाने की कोशिश करेगा, टेक्निकली क्योर नहीं करेगा, वो कोई मेडिसिन नहीं है, बट ब्रीदिंग में हेल्प कर रहा है और कुछ नहीं, जिसकी वजह से सांस अटक रही है ना, आगे नहीं जा पा रहा, तो इट विल जस्ट हेल्प, टेम्पररी रिलीफ देता है। एंड वो हमेशा पंप नहीं मारते हैं, दे विल बी ओनली डूइंग, अगर कब ब्रीदिंग की डिफिकल्टी आ रही तो ही पंप का यूज किया जाएगा, नॉट एवरी टाइम। ओके, मैम समझ उस रहे? पंप में कोई मेडिसिन होती है क्या? हाँ मेडिसिन होता है, जो जब आप प्रेस करते हो तो गैस के फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में मुंह में जाता है। जैसे गैस के फॉर्म में मतलब मैम निकोटिन। मैम वो एकदम से निकोटीन नहीं, आपको क्या, आपको सिलेंडर के बारे में पता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो होता है ना, एक्चुअली आपने Yes, सिलेंडर में भरा तो होता है गैस लिक्विड के फॉर्म में, बट जब आप गैस जलाते हो तो वो आता है गैस के फॉर्म में, यस मैम। प्रेशर, क्योंकि आप रेगुलेटर से उसको प्रेशर देते हो, वैसे ही पंप को जब आप प्रेस करते हो तो प्रेशर देके उसको आप ड्रॉपलेट्स या गैस के फॉर्म में मुंह में अंदर लोगे। हाँ बोलो। मैम मैम अस्थमा फिर के एकदम लिए से कोई मेडिसिन नहीं है? रुको रुको, दो जन एक जगह बात करो, वन बाय वन, वन बाय वन। मैम मैं कह रही हूँ एकदम से तब वो लेते हैं ऐसे हम पंप से, तो ऐसा क्या हो जाता है एकदम से कि वो ठीक से हो जाते हैं मतलब? वो उनका अभी सी, पहली बात हर बार कंटिन्यूस, वो कोई ये नहीं है, हैबिट नहीं है कि आपको हर 5 मिनट में, हर 1 घंटे में, हर 2 घंटे में लेना है, नहीं नहीं, तब नहीं लेना है। जब भी उनको ऐसा फील होगा आस्थमेटिक पेशेंट को कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तब वो प्रेस करेंगे। इट्स नॉट कि एवरी टाइम, वो डिपेंड करता है कि पहले लेवल का अस्थमा है, सेकंड लेवल का, थर्ड लेवल का, कितने उनके ब्रोंकियल्स डैमेज्ड है, कितने लेवल का लंग्स उनका काम कर रहा है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितने कितने घंटे में लेना है। कुछ कुछ लोगों को तभी लेना होता है जब उनको जरूरत होती है, जब पैनिक हो गए हो या कभी हिल स्टेशन पे चले गए हो जहाँ पे ऑक्सीजन पूरी तरह से ले नहीं पा रहे हैं। मतलब नॉर्मल पर्सन एंड एस्थमेटिक पर्सन को अगर कंपेयर करोगे तो बिकॉज उनकी जो ब्रोंकियल्स है उनकी डायमीटर कम हो चुकी होती है, तो उतना ऑक्सीजन वो ले नहीं पाते जितना हम लेते हैं, तो उनको जल्दी अफेक्ट हो जाएगा। मैं अगर कोई पीक पे चली जाऊंगी तो मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट मेरे अगर कोई दोस्त है तो शी विल स्टार्ट टेकिंग लंबी लंबी सांसें लेने की कोशिश करेगी या थक जाएगी, बोलेगी कि नहीं मुझसे सांस लेना नहीं हो रहा है। इसका मतलब उनके जो लंग्स में ब्रोंकियोल्स है वो पूरा ऑक्सीजन सप्लाई कर नहीं पा रहे हैं। तो ये पंप क्या करेगा, थोड़ा बहुत मदद कर देगा ऑक्सीजन को सप्लाई करने में, और कुछ नहीं कर सकता। ये कोई क्योर करने वाला मेडिसिन नहीं है, इट विल जस्ट हेल्प द person to breathe in and take the oxygen and supply the oxygen, nothing else. मैम इसको हमेशा के लिए ठीक नहीं किया जा सकता? डिपेंड करता है बच्चों, अगर ये टेम्पररी हुआ है कोई एलर्जी स्मोक या डस्ट से तो दवाई वगैरह देके हो सकता है, बट अगर ये बाय बर्थ है देन इट इज वेरी डिफिकल्ट। हो सकता है ना, आप ब्रोंकियल्स के डायमीटर को वही बोलते हैं ना, अगर इनिशियल स्टेज है तो यू कैन गेट क्योर। आपको फिर ध्यान देना पड़ेगा कि जिस चीज से आपको एलर्जी है, मान लो कुछ कुछ ये होते हैं फ्रेग्रेंसेस होते हैं, कुछ सोप्स के, सेंट्स के, किसी किसी को बर्दाश्त नहीं होता है, कुछ फ्लावर्स या ये पोलन, आप पोलन तो जानते हो, अभी पोलन की भी किसी किसी को एलर्जी होगी, किसी को डस्ट की, कोई कोई लोगों को अगर धूल, अगर साफ सफाई कहीं चल रही है, आप वहां पे जाओगे तो कंटिन्यू से छींकेंगे, खांसेंगे, कुछ देर के बाद बोलेंगे नहीं मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, आई विल गो आउटसाइड। सम पीपल, अगर आप हिल स्टेशन के ऊपर जा रहे हो, मतलब अबाउट 1 सी लेवल जा रहे हो, तो हाइट के ऊपर जाने के बाद भी उनको तकलीफ होती है। कभी कभी अंडर वाटर जाते हो
तो ऐसे जगह जहां पे आपको एयर प्रेशर कम या ज्यादा गिरते हुए दिखेगा, डस्ट या फिर ऐसे कोई चीजें आएगी, उससे उन लोगों को तकलीफ होगी। तो ये डिपेंड करता है कि उनका सीवियरिटी कितना है। तो एक तो उनको वो चीज करने से अवॉइड करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप अवॉइडिंग डूइंग दैट थिंग जो आपको सांस लेने में तकलीफ देगी। दूसरी बात, अगर बहुत हाई ग्रेड लेवल पे वो डायबिटीज वगैरह ज्यादा नहीं है, कंट्रोलेबल है, तो दवाई करके हम उसको पूरा ठीक कर सकते हैं। अब इतना पूरा मुझे भी आइडिया नहीं है कि ये पूरा का पूरा इरेडिकेट ही हो जाएगा या कहीं ना कहीं इसको पंप की जरूरत पड़ेगी। ये थोड़ा आई विल ऑल्सो हैव टू स्टडी कि पूरा कंप्लीटली इरेडिकेशन हो सकता है या पूरी कंप्लीटली क्यूरेशन 100% इज पॉसिबल और नॉट, आई डोंट नो। बट इनिशियल लेवल पे यस इट इज पॉसिबल। एंड ऐसा नहीं होता कि हमेशा पंप लेके घूमो। हाँ, रखते हैं अपने पास में कि मान लो कभी कुछ हो गया। अब दिखाता है ना मूवी में कि शॉक लग गया, कुछ एकदम से तेज से हवा चल गई या पैनिक में आ गए। पैनिक में आ जाते क्या हो जाता है, आप डर जाते हो, नर्वस हो जाते हो। तो उस टाइम पे वो उनको ना एक टाइम के बाद साइकोलॉजी हो जाती है कि अच्छा मैं पंप मार लूंगी तो मुझे अच्छे से सांस लेने लग जाएगा। तो कभी कभी आपका मेंटल आपके साथ खेलने लग जाता है कि साइकोलॉजी हो गया है, तो आप वो खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा, आई ट्राई टू ब्रीद इन ब्रीद आउट। तो ये सारी बातें जुड़ी हुई है, इट्स नॉट डिपेंडेंट। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि कंप्लीटली क्योर होगा या नहीं होगा, इवन आई हैव टू स्टडी देन कि क्या हो सकता है इसमें। बट एज ऑफ नाउ आई कैन से कि एलर्जन डस्ट एंड स्मोक से अगर हुआ है तो इट्स क्यूरेबल। एंड नेक्स्ट टाइम फिर वो पर्सन को वहां से जाने से अवॉइड किया जाएगा बस। ओके यस मैम। एफिजेमा मतलब क्या कि यहाँ पे मैंने जैसे सरफेस एरिया बताया था, जो फोर्थ क्राइटेरिया था सरफेस एरिया, मतलब अगर एल्वेलाई है, एल्वेलाई के अंदर मैंने कुछ डाल दिया। मैंने कुछ गुब्बारे का एग्जांपल दिया था ना कल। बलून को आप अगर फुलाते हो एंड बलून में अगर कुछ अपने थर्मोकोल बॉल्स एंड चमकी वमकी से कुछ डाल दिया, बर्थडे बॉम्ब, बर्थडे बॉय जो है, बर्थडे गर्ल जो है, उनके ऊपर ऐसा फोड़ने के लिए। तो व्हाट हैपेंस अगर आप एम्प्टी बलून को फुलाओगे एंड बलून के अंदर थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा चीजें डाल दोगे, डेकोरेटिव आइटम्स, एंड तब फुलाओगे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर थोड़े बहुत चीजें डालने की वजह से अब एयर थोड़ा कम लेगा कंपेयर टू द एम्प्टी वाला बलून। तो इससे क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया एयर का कम हो गया ना। सेम चीज हमें एल्वेलाई में हो जाएगी। यहाँ पे क्या डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ पे टार जो जनरली स्मोकिंग की वजह से होता है ना, वो डिपॉजिट हो जाएगा एल्वेलाई में, उसकी वॉल्स के ऊपर ऐसे। अब यहाँ से हम डिफ्यूज नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ी बहुत जगह जो बची है वहीं से सिर्फ एल्वेलाई डिफ्यूज कर पाएगा गैसेस को। तो इससे क्या हो गया, देखो डायग्राम में ना, डायग्राम देखो, ये पूरी क्लियर एल्वेलाई है नॉर्मल पर्सन की। यहाँ पे देखो दिख रहा है कुछ ब्लैक ब्लैक में डार्क डार्क। यस मैम, लेयर्स। यस मैम। इज व्हाट कि आपका वहां पर डिपोजिशन हुआ है, जिसके वजह से अब आप उतना O2 एंड CO2 का डिफ्यूजन नहीं कर पाओगे। इससे क्या हो जाएगा, वी कैन से वन थिंग, हाँ एल्वेलाई वॉल तो यहाँ पे डैमेज ही होगी। रेस्पिरेशन के भी डिफ्यूजन में भी, मतलब गैस डिफ्यूजन में भी प्रॉब्लम आएगा, डिफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज सरफेस एरिया जो है डिक्रीज हुआ है, इसलिए गैस का डिफ्यूजन भी यहाँ पे कम होगा। आप इसको ना सही में अगर डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हो तो कोई नॉर्मल बंदे का, कोई स्मोक बंदे का दौड़ने लगाओ, तो नॉर्मल बंदा ज्यादा तेज दौड़ेगा, ज्यादा दूर तक दौड़ेगा, नॉट तेज आई कैन से, बट ज्यादा दूर तक। स्टेमिना ज्यादा है बिकॉज उसका मसल कंटिन्यूअसली ज्यादा एयर एंड ऑक्सीजन को ले सकता है, बट नॉट स्मोकिंग पर्सन। स्मोकिंग पर्सन जल्दी थक जाएगा। क्लियर? यस मैम। एंड लास्टली Yes, ma'am. रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जैसे हम अभी बता रहे थे। ऑक्यूपेशनल मतलब किसी के कामकाज की वजह से, किसी के इंडस्ट्री में वर्क कर लिया या रिसर्च लैब्स में वर्क कर लिया, माइंस जो होती है, खान जो होती है, वहां पे अगर कोल माइंस में अगर वर्क कर लिया, उस दौरान अगर किसी पार्टिकल को अपने निगल लिया हो या इनहेल किया हो डस्ट को वगैरह, उस टाइम पे क्या हो जाएगा, अगर आप उस टाइम पे इन्फ्लेमेशन आ जाते हैं ब्रोंकियल्स में या एल्वेलाई में, दैट वुड लीड टू द ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स। ये कोई डिसऑर्डर पर्टिकुलर एक डिजीज का नाम नहीं है, ये डिपेंड करता है कि आपके ऑक्यूपेशन के ऊपर, आप क्या व्यवसाय करते हैं उसके ऊपर। बट होता क्या है, लीडिंग टू फाइब्रोसिस, मतलब सेम चीज, जैसे इन्फ्लेमेशन आना, वैसे यहाँ पे एल्वेलाई की जो साइज है ना, ये ऐसे और बढ़ती जाएगी। इन्फ्लेमेशन हो रही है मतलब क्या, सूज रहा है, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, सूज रहा है,
नंबर नहीं बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है साइज में, और कुछ नहीं। ओके, तो लीडिंग टू फाइब्रोसिस मतलब क्या? प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। प्रोलिफरेशन मतलब साइज में बढ़ना सिंपली, जिसके वजह से अल्टीमेटली लंग डैमेज। आप इसको कह सकते हैं कि ये डिसऑर्डर्स हाई लेवल पे होते हैं। मतलब इनिशियली होगा हमारे एस्मा जैसा कंडीशन, जहाँ पे सिर्फ हमने ब्रोंकियोल्स के डायमीटर को घटते हुए देखा है। अगर वो ज्यादा ट्रीट नहीं हुआ एंड अगर एस्मा वाला पर्सन उसके ऑक्यूपेशन की वजह से कंटिन्यूअसली उस गैस को या उस डस्ट को या उस पार्टिकल को इनहेल करता रहा, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, पूरी लंग्स में सूजन आके फाइब्रोसिस होके लंग ही पूरा का पूरा डैमेज जाएगा। So this is a little bit higher version, you can say. Okay? Yes, ma'am. 10 से पहले मैंने क्या लिखा था? एलर्जन है। एलर्जन मतलब ऐसा पार्टिकल जो एलर्जी कॉज करेगा, जैसे पोलन ग्रेन हो सकता है, किसी की सेंट, फ्रेग्रेंस, कभी कभी किसी किसी लोगों को कोई वेजिटेबल्स या इटेबल्स, किसी को मैदे की एलर्जी होती है, ग्राउंडनट की एलर्जी होती है, ब्रिंजल की होती है, कोई इटेबल्स की भी एलर्जी हो सकती है। कि कुछ कुछ लोगों को अगर कॉटन के अलावा कुछ और कपड़े पहनेंगे तो भी बॉडी पे रैशेस आते हैं, तो डिपेंड्स। तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिससे आपकी बॉडी को इरिटेबिलिटी होती हो, एलर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड एलर्जन। टैबलेट्स की भी एलर्जी होती है, पता है बहुत लोगों को ना, कोई कोई टैबलेट सूट नहीं होता है। Yes, ma'am. हॉस्पिटल में पूछते भी है कि किसी टैबलेट की इनकी एलर्जी है क्या, मतलब Yes, वो ma'am, होता है। बहुत बॉडी पे ये कर देगा। यस, मैम अल्कोहल से भी इफेक्ट पड़ता है क्या किस चीज पे? लंग्स में? नहीं नहीं, अल्कोहल तो आपको लीवर पे काम करेगा ना बच्चा, लंग्स पे कहाँ। आप मुंह से ले रहे हो उसको, डाइजेस्टिव सिस्टम में लेके जा रहे हो। अल्कोहल में रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई कनेक्शन नहीं है। इट विल डैमेज योर लीवर, बट क्योंकि बाइल पिगमेंट जो लीवर में बनते हैं, अल्कोहल को बाइल पिगमेंट से ही उनको डाइजेस्ट करना होता है। एक्सेस में करते जाओगे तो वो क्या करेगा, बाइल पिगमेंट उसको इतना डाइजेस्ट कर नहीं पाएगा, तो अल्टीमेटली लीवर खराब होने लग जाएगी आपकी। क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी का जो डिटॉक्सिफिकेशन है, मतलब बॉडी के अंदर जो भी टॉक्सिक मटेरियल आता है उसको निकालने का काम मेन होता है लीवर का। ड्रग्स को निकालना अलग अलग तरीके के, या कोई बैक्टीरिया वायरस अगर आ गया हो, या कोई ऐसे आपके अनवांटेड हजार्डस क्या कहते हैं उसको, चीजें खा पी ली हो, तो उसको डिटॉक्सिफिकेशन ही कहते हैं। दैट इज डन बाय द लंग, सॉरी, लिवर। तो अल्कोहल का कनेक्शन लिवर से आएगा। अच्छा, आप आंसर बता रहे हो, पहले का बता रहे हो? चलो, फॉलोइंग ऑप्शन से करेक्टली लंग कंडीशन इन एस्मा। कितना इजी है यार, ये इजी है, रुक जाओ, इतने इजी इजी क्वेश्चन नहीं दूंगी मैं आपको। हाँ ये तो पता है मुझे। ओके फाइन, बी का क्या है? हाँ बी का बताओ, चलो सही सही से बताओ। पलक ने बता भी दिया 1 and 4। 1 का 4 क्या पलक, या 1 and 4? मैम 4 ऑप्शन फर्स्ट का। सही है। सेकंड का सी। सेकंड का सी बोल रहे हो? मंजू सेज डी। सी डी सी डी क्या पूछा है कि एयरबॉर्न allergens and pollutants, many people in urban areas are suffering from respiratory disorder causing wheezing due to wheezing sound। मतलब जो एयर, हवा जो गूंजती है ना, हवा की जो साउंड आती है आपके बॉडी में से, लंग्स में से बाहर या अंदर जाते वक्त, दैट इज कॉल्ड wheezing साउंड। तो वो क्यों होता है? तो यू आर गिविंग एस डी एंड सी ऑप्शंस, ठीक है। रिडक्शन इन सिक्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट्स, ये तो नहीं है। बेनाइन ग्रोथ भी नहीं है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रैंक्यूल्स, एंड चौथा है कि प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड डैमेज ऑफ द एल्वेओलाई वॉल्स। ओके, डी क्यों लग रहा है आपको? डैमेज कर देते हैं ना एल्वेओलाई बॉल को। मैम पिछली स्लाइड में पढ़ा था अभी। बट व्हाई डू यू थिंक कि ये एक ऑक्यूपेशनल है? व्हाई डू यू थिंक कि ये एक ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर है? आपको कहाँ पे यहाँ पे ऑक्यूपेशनल लिखा? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि अर्बन एरियाज में, मतलब जो शहरों में लोग रहते हैं, उनमें एयरबोर्न एलर्जेंस, मतलब हवा में थोड़ा बहुत कुछ एलर्जन पार्टिकल्स होने की वजह से शहरों के लोगों को रेस्पिरेशन में दिक्कत हो रही है। तो सिंपल, इट कुड बी दिस आल्सो। व्हाई ओनली दिस?
ये तब सही रहेगा ज्यादा अगर कोई किसी ऑक्यूपेशन की वजह से हो रहा है, तो यहाँ पे देयर इज नथिंग मेंशन ऑफ ऑक्यूपेशन, तो मेरे हिसाब से तो ये सी होना चाहिए, नॉट डी। ओके, मैम मैम बोलो मैम बोलो। क्वेश्चन क्या होता है क्या? मैम? जो फोर्थ मतलब मैम जो सेकंड में जो फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, प्रोफिलरेशन ऑफ फाइब्रोसिस। प्रोफिलरेशन नहीं, वो प्लोरिफरेशन चाहिए, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, इट शुड बी प्रोलिफरेशन। ये पीछे था ना, इंक्रीज होना। फाइब्रस टिश्यू मतलब जो अफेक्टेड टिश्यू है लंग्स के, वो बाई साइज में बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, ऐसा। ओके, और 2-3 क्वेश्चन करा देती हूँ मैं, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस हैं, बट यू कैन डू इट लेटर ऑन। ओके, डू दिस। टेम्पररी सिसेशन ऑफ ब्लड ब्रीदिंग मतलब कि जब पर्सन रेस्ट पे बैठा हुआ है, तो रेस्ट पे बैठे बैठे कभी कभी उसने फोर्स डीप ब्रीदिंग कर ली कुछ मिनट के लिए, जैसे प्राणायाम या ऐसा कुछ कर लिया कि वहां पे आप जोर जोर से सांस ले रहे हो, तो डीप ब्रीथ करने की वजह से अगर सांस अटक गई है तो ये क्यों हो रहा है? क्वेश्चन सेज व्हेन अ पर्सन इज डूइंग डीप ब्रीदिंग एंड डीप ब्रीदिंग करते करते बीच में से लग गया कि अरे सांस अटक गई, तो क्यों? दैट इज अ क्वेश्चन। मैम बी। O2 में ब्लड, अगर O2 ब्लड में ज्यादा है तो उसमें क्या मैम खराब बात है, डी। ये तो चला जाएगा टिश्यूज के पास। डी मैम। डी, यस मैम। both high O2 and very little CO2 in blood। अरे इसी का मतलब हो जाएगा ना, हाई O2 लिखा है एंड very little CO2, नहीं मुझे तब लगता है, नो आई फील कि दिस मच बी ड्यू टू टू मच ऑफ CO2 इन ब्लड। ए, इससे क्या हो गया? सी, टू मच ऑफ O2 इन ब्लड, इससे कोई भी डेंजरस चीज नहीं होगी। O2 अगर ब्लड में ज्यादा है तो अच्छी बात है, ब्लड लेके जाएगा उसको टिश्यूज की तरफ, तो ये इसको काटना है हमें वैसे भी। वेरी लिटिल CO2 इन ब्लड, हाउ विल दिस मैटर? नो, CO2 ब्लड में कम है तो भी अच्छी बात है, दिस डजंट मैटर, इससे ब्रीदिंग पे हेल्प नहीं होगा। बोथ हाई O2 एंड वेरी लिटिल CO2 इन ब्लड, नो, टू मच CO2 इन ब्लड विल डेफिनेटली हानिकारक, जो अच्छा नहीं है। तो बहुत ज्यादा CO2 हो गया है ब्लड में एंड ब्रीदिंग कट हो गई है, सिजेशन हो गया है, मतलब अब अटक गया है, तो ब्लड का जो भी एक्स्ट्रा CO2 है वो बाहर नहीं जा पा रहा है क्योंकि आपकी सांस अटक गई है। तो सांस अटकना इज अ फिजिकल प्रोसेस जो बाय फॉर सम सेकेंड्स टेम्पररी हो जाएगा, इमिडिएटली उसके बाद आप छोड़ भी दोगे तो ऑटोमेटिकली फिर से CO2 बाहर निकलते जाओगे एंड ब्लड का CO2 लेवल ऑटोमेटिकली कम भी आ जाएगा। तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वुड बी ए। हाँ, मैंने B C D तो काट दिया, तो बाय डिफॉल्ट ए है ना मंजू? प्रिया नीचे का बता रहे हो? ओके, हाँ, डू दिस लास्ट क्वेश्चन एंड देन विल स्टॉप। आगे भी क्वेश्चंस है बच्चा लोग, यू कैन डू इट ऑन योर ओन बिकॉज अगेन आई हैव अ नेक्स्ट क्लास ना, सो आई विल स्टॉप हियर। जैसे ही भेज दूंगी ना आपको तो आप खुद कर लेना, इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क मी। बी बोल रहे हो क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्यूपेशनली, अच्छा, एंथ्रासिस होता है एक बैक्टीरिया की वजह से, तो ये कट गया। सिलिकोसिस, यस, सिलिका पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल अगर इनहेल कर लिया है बिकॉज ऑफ ऑक्यूपेशन, तो सिलिकोसिस हो सकता है, जहां पे क्या होते हैं, लंग के वॉल्स या एल्वेलाई के वॉल्स क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। बोटुलिज्म इज नथिंग बट योर फूड पॉइजनिंग, बोटुलिज्म इज नथिंग बट योर फूड पॉइजनिंग। एंड एफिजेमा तो नहीं ना, एफिजेमा मतलब सरफेस एरिया डिक्रीज होना। ओके, सो फाइन पीपल, आगे भी 2-3 स्लाइड्स है क्वेश्चंस के हमारे पास, आप इसको खुद कर लेना प्लीज, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी। सो वी एंड द क्लास हियर एज ऑफ नाउ। नंदिता, आपको ध्यान देना है कि क्लास के स्टार्ट में कितने बच्चे हैं, एंड में 1 2 3 4
मैम क्लास जब 5:05 हो गए थे तब 17-18 स्टूडेंट थे, बट जब 5:40 या 45 हुए तब बच्चे कम होते गए अपने आप। तो ये पैटर्न मैंने क्या नोटिस किया पता है, जैसे क्वेश्चन का सेगमेंट चालू करती हूँ तो Yes, बहुत ma'am. बच्चे जा रहे हैं। इट्स ओके, अब उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। फाइन बच्चों, सो लेट्स मीट अप टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। टुमारो नहीं, कब है? डेफिनेटली टुमारो। यस, बाय, गुड इवनिंग। Friday. पढ़ाओगे? Circulation, I'm thinking of circulation. Thank you, Palak. Okay, see ya.